नमस्कार दोस्तों नोएडा के अंदर कल आपने देखा होगा मैसिव वायलेंस देखने को मिला है। बहुत बड़ी मात्रा में इमेजिन 40 से 45 हजार वर्कर्स सड़कों पर आ गए। इनफैक्ट मैं कई वीडियोस देख रहा था, यहाँ पर जो ऑफिसेज में लोग आते हैं वो डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से तोड़फोड़ हो रहा था, जिस तरह से यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हो रहा था, काफी भयानक माहौल हो गया था। आप देख सकते हो ये खबर, वर्कर्स प्रोटेस्ट ओवर वेज हाइक लीड्स टू अनरेस्ट, वायलेंट फेस ऑफ इन नोएडा। इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, मतलब नोएडा में वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखोगे नोएडा जो वो दिल्ली एनसीआर का पार्ट आता है, अब गुरुग्राम भी उसके अंदर है, वहां पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, नोएडा में क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हुआ क्या। कल जो है नोएडा के अंदर यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिला। और देखो, नोएडा की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक हब है, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज हैं, ऑटो कंपोनेंट्स की फैक्ट्रीज हैं, और वहां पर इतने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट होना मतलब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होना। और स्पेशली अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं, अगर आप देखोगे जो नोएडा है, ये तो आप देख सकते हो नई दिल्ली हो गया, और यहाँ पर जो है यमुना नदी बहती है, उसके उधर अगर आप देखोगे ये पूरा नोएडा आ जाता है। अब नोएडा में क्या है ना, अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स बसे हुए हैं, और यहां पर स्पेसिफिकली आप देखोगे जो सेक्टर 62 है, इसके आसपास का जो पूरा इलाका, सेक्टर 63 हो गया, तो ये जो इलाका है ना, जो इंडस्ट्रियल हब है, यहां पर स्पेशली काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, 40 से 45 हजार बताया जा रहा है वर्कर्स सड़कों पर थे, और उन्होंने रोड जाम कर दिया। पुलिस के साथ काफी क्लैश हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, टीयर गैस चलाया गया पुलिस की तरफ से। यहां पर हाईलाइट यही किया जा रहा है कि जो मेन इशू है ना, वो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस प्लस लेबर राइट्स के वॉयलेशन। खैर, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन पहले अगर आप देखोगे ना यहां पर कि 80 से 83 लोकेशंस पर, मतलब जो गौतम बुद्ध नगर, ये पूरा नोएडा वाला डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे, इसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, तो वहां पर 80 से 83 लोकेशंस पर प्रदर्शन हुए। और ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत वायलेंस हो रहा था, क्योंकि यहां पर वर्कर्स जो हैं सुबह 9:30 बजे से इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किया, सिट इन्स किए, और काफी हद तक ये पीसफुल चल रहा था। लेकिन वही होता है ना, कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वायलेंस करने की कोशिश करते हैं, और यही प्रॉब्लम हो गया। देखो, क्या है ना, प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है। आप अपने हक के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको हक नहीं मिल रहा है, गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जिस तरह का तोड़फोड़ वायलेंस देखने को मिला, यह सही नहीं था। आप देख सकते हो यहां पर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, जिसमें 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां थी। और स्पेशली सेक्टर 63 के अंदर जो सर्विस सेंटर है, वहां पर यह चीज देखने को मिला। मतलब स्टिक से जो फैक्ट्रीज के वॉल्स हो गए उसको जंप कर रहे हैं, ग्लास को तोड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें देखने को मिली है। अब क्वेश्चन ये आता है, नोएडा क्या, मतलब नोएडा में ही क्यों। नोएडा, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है, जिसमें आप सब जानते ही हैं, दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, ठीक है। और ये वाला जो आप देखोगे ना, गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा की हम बात करें, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, कई सारे एमएसएमईज हैं वहां पर। और लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे ना, काफी हैवीली डिपेंडेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहां पर बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब बिहार से, झारखंड से, अलग अलग जगहों से, यूपी से तो आते ही हैं लोग वहां पर काम करने। और प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, यूनियनाइजेशन काफी ज्यादा कम है। जो यूनियंस होते हैं नॉर्मली, अगर आप देखोगे जो सरकारी कंपनीज वगैरह होती हैं, वहां पर आपको बढ़ चढ़कर यूनियंस देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको उतने यूनियंस देखने को नहीं मिलेंगे, और इसी की वजह से उनका बार्गेनिंग पावर काफी कम होता है, एंड इसी की वजह से एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। जो लेबर स्ट्रक्चर है वहां पर, उनका काफी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो अब हमें समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये वायलेंस हुआ कैसे। देखो, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। एक तो सबसे इमीडिएट कारण, मतलब कुछ कारण तो ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट अचानक से कैसे हो गया। सबसे पहला है इंटर स्टेट वेज डिस्पैरिटी। अब जब मान लो कोई नोएडा में वर्कर काम कर रहा है, उसको दिख रहा है ना कि भाई गुरुग्राम में जो वर्कर काम कर रहा है उसी तरह की फैक्ट्री है, सेम सिचुएशन है, लेकिन वहां पर उसको और ज्यादा पे मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से हरियाणा ने अपना जो मिनिमम वेज है उसको रिवाइज कर दिया है। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर्स की बात करो तो यहां पर 15,220 कम से कम मिनिमम वेज मिलना चाहिए। सेमी स्किल्ड 16,500, स्किल्ड हो गया ये आपका 18,500 के आसपास, और जो हाईली स्किल्ड है उसको मिनिमम 19 से 20,000
रुपए मिलने चाहिए। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, इनफैक्ट आप देख सकते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो वेज है वो आपको अनस्किल्ड वेज मिलेगा दिल्ली के अंदर 18,000 से 19,000, 19-20,000 के आसपास। और गुरुग्राम फरीदाबाद जैसे जगहों पर, क्योंकि ये हरियाणा के अंदर आता है, तो अभी तक ये 15,221, क्योंकि रिसेंटली 35% इंक्रीज किया गया। और वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप देख सकते हो यूपी के अंदर ये सिर्फ 10,000 से 11,000 ही है। मतलब आप काफी बड़ा डिफरेंस, 50% का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अब नोएडा में जो वर्कर्स को उसको दिखेगा ना कि भाई 50% ज्यादा उसको मिल रहा है गुरुग्राम में, हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो अक्सर कम्यूट करते हैं बॉर्डर्स पे, और सेम वर्क के लिए डिफरेंट पे मिलना, तो इसकी वजह से अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, प्रॉब्लम होती है कि हम घर नहीं चला पा रहे हैं। और दूसरा क्या है ना, रियल इनकम कोलैप्स हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप शहरों की बात करें, गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, ये शहरों में चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा, फूड इन्फ्लेशन, रेंट हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको लगता है जो उनका वेज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। एंड ये सब कारण हुआ जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। अगर हम स्ट्रक्चरल कॉज की बात करें, देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। क्या है कि अगर आप फॉर्मल तरीके से देखोगे ना, अगर प्रॉपर तरीके से फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेबर को जॉब दी जाती है तो उसको कई बेनिफिट मिलते हैं। पीएफ का बेनिफिट मिलता है, प्रोविडेंट फंड, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कोई एग्रीमेंट है नहीं, और फॉर्मल बेनिफिट से बाहर रखा जाता है। एंड दैट इज वाई उनका बार्गेनिंग पावर काफी कमजोर है, लीगल प्रोटेक्शन है नहीं। फिर इसके अलावा आप सब जानते हैं सरकार ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया था लेबर लॉस को लेकर, जो कोड ऑन वेजेस बिल हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड हो गया, ये सब आपका फाइनली इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन काफी कमजोर है, इंस्पेक्शन काफी लिमिटेड है, एम्प्लॉयर्स जो है वो रूल्स को बाईपास कर देते हैं। और आप सब जानते ही हो करप्शन हमारे देश में कितना है। कोई फैक्ट्री अगर सही से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा पैसा खिलाएगा, आराम से उसका काम चल जाता है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉस्ट प्रेशर्स भी तो है। नोएडा में अगर आप देखोगे तो वो ग्लोबल कंपटीशन से जो है फाइट कर रहे हैं, चाइना, वियतनाम, तो यहां पर उनको भी अपना कॉस्ट कम रखना है। तो ये कंपनीज क्या करते हैं, जो वेजेस हैं, जो लेबर वेजेस हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं उसको बढ़ा देते हैं, कंप्लायंस कॉस्ट को अवॉइड करते हैं। एंड ये एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है क्योंकि उनको ग्लोबली कॉम्पीट करना है। फिर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग यूनियंस नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सब स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। लेकिन ये पूरा प्रोटेस्ट चलो मान लो हो गया, लेकिन इसका वायलेंस में कैसे कन्वर्जन हुआ? एक तो क्या है, कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन, मतलब काफी लंबे समय से ग्रीवियंसेस हो रहे थे, शिकायतें आ रही थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, तो इसकी वजह से ये पूरा वायलेंस देखने को मिला। स्टेट की तरफ से जो पुलिस ने किया, जैसे क्या होता है ना, अगर आप गुस्से में हो और पुलिस आपके ऊपर और लाठी चला दे, तो उसकी वजह से आप और ज्यादा एस्केलेट हो जाता है मामला। एंड यही देखने को मिला कल जो है, पुलिस का जब रिटालिएशन आया तो यहाँ पर काफी वायलेंस हुआ। और क्राउड की भी साइकोलॉजी होती है, जब इतना बड़ा क्राउड होता है तो लोगों को पता है कि भाई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, और लोग यहाँ पर तोड़ाफोड़ी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, जो यूपी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इसका पाकिस्तान के साथ लिंक हो सकता है। नोएडा जो वर्कर्स को एक प्रकार से जो प्रोटेस्ट है उसको हाईजैक किया गया है। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश लेबर मिनिस्टर अनिल राजभर, उन्होंने कहा कि ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ताकि जो डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिसरप्ट किया जाए। उनका यह कहना है कि रिसेंटली मेरठ से, नोएडा से कुछ टेररिस्ट पकड़े गए थे और उनका हैंडलिंग जो है पाकिस्तान के साथ था, तो हो सकता है पाकिस्तान जानबूझकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कराओ। अब देखो वो तो उनका कहना है, कोई अभी तक कोई सबूत या ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन इस तरह से लिंक किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोटेस्ट, ये सारी जो चीजें हुई है वो कैसे खत्म होगी? 6 डिमांड्स किए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स का। मेन अगर आप देखोगे तो टोटल 6 डिमांड्स है। सबसे पहला तो ये है कि मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाए। अभी करंट, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग हिसाब से ना, अगर आपका नॉन स्किल्ड है तो उस केस में 10 साढ़े 10,000 आपको मिलेगा, अगर आप स्किल्ड हो तो 14-15,000 मिल जाएगा। तो इसको बढ़ाकर 20,000 करना चाहिए। कम से कम जो गुरुग्राम में मिल रहा है वो मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड किया जा रहा है। फिर वेज पैरिटी विथ हरियाणा, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो 8 आवर वर्क डे है, इसकी डिमांड है। देखो लीगली अगर आप देखोगे, जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1940 और उसके बाद जो कानून आए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसमें साफ साफ है कि 8 घंटा ही अलाउड होना चाहिए काम करना। अगर आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो आपको ओवर टाइम पे करना होगा, उसका एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, वर्कर से 10 से 12 घंटा काम कराया जाता है, शिफ्ट होता है, और
फोर्सफुली ये होता है एक प्रकार से कि अगर आप नहीं करोगे तो जॉब छोड़ दो, नहीं मिलेगा आपको नौकरी। तो ये आप एक्स्ट्रा जो काम करा रहे हो 3-4 घंटा, उसका भरपाई कौन करेगा? उसका पेमेंट आपको करना चाहिए, वो नहीं मिला। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 8 घंटे का रूल जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर अगर मान लो कोई भी ओवरटाइम हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो वेजेस वगैरह हैं, ओवरटाइम हो गया, बोनस हो गया, ये सब भी उनको मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है, इसका वायलेशंस हो रहा है। फिर इसके अलावा वर्क प्लेस की सेफ्टी एंड डिग्निटी, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट जो वर्कर्स को मिलना चाहिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अक्सर देखता हूँ, आप भी देखोगे, कहीं पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहीं पेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ है, मैं देखता हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह निकल रहा है, मास्क नहीं है। मतलब आप सोचो ना उनके हेल्थ के ऊपर क्या असर आएगा। अब सरकार ने बिल तो पास कर दिया है, कानून बन गया है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट उतने अच्छे से नहीं मिलता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हैरेसमेंट होता है स्पेशली वुमेन वर्कर्स के साथ। तो लॉ तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनफोर्समेंट काफ़ी कमज़ोर है। और इसके अलावा यहाँ पर पहले के जो ड्यूज़ हैं और जो जॉब सिक्योरिटी है, सैलरीज, पीएफ, ग्रेट्युटी, ये सारी चीज़ें वर्कर्स को मिलनी चाहिए। ये सारी डिमांड की जा रही है, 6 डिमांड। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो नोएडा का प्रोटेस्ट है, ये कोई आइसोलेटेड नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्से में आपको इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। अब नोएडा में इतना बड़ा हो गया जिसकी चर्चा हो रही है। और देखो क्या है ना कि भारत का जो ग्रोथ मॉडल है, उसमें 2 तरह के टेंशन है। एक तो है इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और दूसरा है वर्कर वेलफेयर। किधर फोकस किया जाए, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस भी चाहिए, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन भी करना है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहती हैं कि हमें वेजेस कम करने पड़ेंगे, और जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर का सवाल है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बैठाना पड़ेगा, क्या होगा। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली नोएडा में हुआ क्या, प्रॉब्लम्स क्या हुई। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया किसको कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा यूनियन है जो भारत का पहला मॉडर्न ट्रेड यूनियन के तौर पर जाना जाता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल लास्ट डेट है, 15 अप्रैल को अचीवर्स कार्निवल सेल एंड होगा, जिसमें मैक्सिमम जो डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ किसी भी यूपीएससी कोर्स आप ले सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।